हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। मैं अनुश्री आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। और आज की ये वीडियो है हमारे क्लास 6 हनीसकल की बुक का चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क के बुक एक्सरसाइज पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क की बुक एक्सरसाइज देखने वाले हैं। और ये आपकी इंग्लिश की जो हनीसकल की बुक है, इंग्लिश की जो हनीसकल की एनसीईआरटी बुक है, उसका चैप्टर 1 है। तो आपने अपनी बुक में ये चैप्टर तो ज़रूर रीड किया होगा। और अगर आप इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो चैप्टर 1 को मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है इन हिंदी। तो उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप इस चैप्टर को पहले समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिस वीडियो में मैंने ये चैप्टर आपको समझाया है, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में इसी चैप्टर की हम लोग जो है बुक एक्सरसाइज, जो बुक वर्क है, वो देखने वाले हैं। तो देखिए, ये आपका चैप्टर 1 है। ठीक इसी चैप्टर के नीचे, ये जो आपका पूरा चैप्टर है, इसके नीचे ये जो है आपके पेज नंबर 11 पर बुक एक्सरसाइज आपको दे रखी है। ठीक है, तो इसको आज हम देखने वाले हैं विद आंसर्स, और इसको मैं समझाऊंगी सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो सभी क्वेश्चंस आपकी बुक वर्क में दिए गए हैं उन सभी को यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और आज सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्किंग विद द टेक्स्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज में भी वर्किंग विद द टेक्स्ट आपको दिया गया है। तो वर्किंग विद द टेक्स्ट में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, What did Patrick think his cat was playing with? What was its really? तो देखिए पैट्रिक क्या सोच रहा था कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही है, और जबकि जिसको वो जो चीज़ वो समझ रहा था वो क्या थी, यानी उस बिल्ली के पास जिस चीज़ से वो बिल्ली खेल रही थी वो क्या थी रियली में, यानी असलियत में। तो आंसर आप क्या लिखोगे, पैट्रिक थॉट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। तो हुआ क्या था चैप्टर में कि पैट्रिक ने ये सोचा था कि उसकी जो बिल्ली एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, लेकिन असलियत में वो जो सोच रहा था वो रॉन्ग था, यानी गलत था। हिज अजम्पशन वॉज रॉन्ग। द कैट वॉज एक्चुअली प्लेइंग विद द मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। एक्चुअली में जो कैट थी वो किसके साथ खेल रही थी, सबसे छोटे इंसान के साथ, एक बौने के साथ खेल रही थी। द ड्रेस ऑफ द मैन वॉज मच अलाइक टू विचेस। और जो ड्रेस पहन रखी थी मैन ने, यानी उस आदमी ने जिसके साथ वो खेल रही थी, उस आदमी की ड्रेस एकदम विच जैसी थी। ठीक है, तो असलियत में पैट्रिक ने क्या सोचा, एकदम छोटी सी डॉल के साथ उसकी कैट खेल रही है तो उसने सोचा कि ये लिटिल डॉल होगी, लेकिन लिटिल डॉल नहीं थी, वो तो एक जीता जागता मैन था ऑफ द टाइनीएस्ट साइज, यानी बहुत छोटा आदमी था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 है, इसका आंसर आप लिख दीजिएगा इस तरीके से। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। यानी जो छोटा सा मैन था उसने पैट्रिक को एक विश ग्रांट करने के लिए क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला कि तुम मुझसे कोई भी विश मांग सकते हो। तो आंसर लिखोगे, द टाइनी मैन वॉज इन द क्लच ऑफ अ कैट, इट वुड हैव प्रोबेबली ईटन हिम अप, पैट्रिक सेव्ड हिम फ्रॉम द मॉन्स्टर कैट, सो ही ग्रांटेड पैट्रिक अ विश। तो यानी जो टाइनी मैन था वो कैट के कब्जे में था, कैट उसके साथ खेल रही थी। अब वो बहुत डरा हुआ था कि उसको वो मार ना जाए या खा ना जाए, है ना। वो सोच रहा था कि ज़रूर ये मुझे खा सकती है। तो फिर क्या हुआ, पैट्रिक ने उसको बचा लिया, उस टाइनी मैन को कैट से छुड़ा दिया। इसलिए वो खुश हो गया छोटा सा आदमी, और उसने कहा कि भाई तुमने मुझे छुड़ाया है, तुम कोई भी विश मांगो, मैं तुम्हारी सारी विशेस पूरी करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बाकी आप क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर लिख देंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें है व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। अब पैट्रिक से विश मांगने के लिए तो टाइनी मैन ने कह दी थी, अब पैट्रिक की विश क्या थी ये बताना है आपको। तो पैट्रिक की क्या विश थी, पैट्रिक न्यू दैट एल्फ वाज इन ट्रबल एंड दिस कुड बी हिज ब्लेसिंग्स। ही आस्क्ड द एल्फ टू स्टे विद हिम फॉर 35 days, दैट इज until the end of his school semester. He had plans to make Elf to do his homework in his place as he hated doing his homework himself. तो क्या बोला गया है कि पैट्रिक जानता था कि एल्फ को मैंने एक मुश्किल से छुड़ाया है, तो एल्फ मुझसे एक विश मांगने के लिए कह रहा है, तो मैं एक बहुत बढ़िया सी विश मांग लेता हूँ। तो उसने एल्फ से क्या विश मांगी, एल्फ यानी जो बौना था, यानी जो टाइनीएस्ट साइज का मैन था, उससे पैट्रिक ने क्या विश मांगी। तो पैट्रिक ने उससे कहा, एल्फ से कहा कि तुम मेरे साथ 35 डेज तक वेट करो, मेरे साथ रहो, जब तक कि मेरे स्कूल का जो सेमेस्टर है वो ख़त्म ना हो जाए।
और वो क्या चाहता था कि जो बोना है वो उसका सारा होमवर्क करे, क्योंकि उसको खुद का होमवर्क करना बिल्कुल नहीं पसंद था। यहाँ पर एक ऐसे पैट्रिक की कहानी बताई गई है जिसे अपना होमवर्क करना नहीं पसंद था, दिन भर बस वीडियो गेम्स या फिर फुटबॉल या फिर हॉकी ऐसे ही गेम्स वो खेलता रहता था, है ना। तो इस पैट्रिक की बात यहाँ पर इस चैप्टर में करी गई है, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, यानी किन सब्जेक्ट में जो छोटा सा आदमी था उसे मदद लेनी थी पैट्रिक की, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो पैट्रिक ने क्या सोचा कि जो छोटा सा टाइनीस्ट साइज का मैन है वो बहुत समझदार होगा, वो तो मेरा काम पूरा खुद से कर लेगा और मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बिल्कुल गलत था। अब उसे आइडिया ही नहीं था पैट्रिक को कि लिटिल मैन को तो कुछ पता ही नहीं है इंसानी दुनिया के बारे में। तो लिटिल मैन को तो हर सब्जेक्ट में पैट्रिक की मदद चाहिए थी। देखिए आंसर क्या लिखोगे आप, द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन सॉल्विंग मैथमेटिक्स क्वेश्चन एज ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट times table. He had no idea about addition, multiplication, division and subtraction. With English, Elf had a problem that he could not read words, so he needed Patrick to read each word aloud from the dictionary with the sound of letters for him. Human history was a sort of mystery for Elf, so he needed Patrick's guidance in the same too. तो अब वो जो लिटिल मैन था उसे तो कुछ पता ही नहीं था। मैथमेटिक्स की क्वेश्चन की बात करें, मैथ यानी गणित की बात करें, तो उसे टाइम्स टेबल नहीं आती थी, यानी 1 की टेबल, 2 की टेबल जो आप पहाड़े याद करते उसे कुछ नहीं पता था। उसे ना ही एडिशन पता था, ना ही मल्टीप्लिकेशन पता था, ना ही डिवीज़न और ना ही सब्ट्रैक्शन, उसे कुछ आइडिया नहीं था इन सब के बारे में, और वो बहुत वीक था। इंग्लिश में अगर बात करें तो उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि उसको पढ़ना ही नहीं आता, उन्हें तो शब्द ही पढ़ने नहीं आते, रीडिंग करनी नहीं आती, तो इंग्लिश कैसे पूरी करेगा वो। तो उसके लिए पैट्रिक की मदद चाहिए थी उसे। तो पैट्रिक ने उसे बताया कि कैसे पढ़ा जाता है, डिक्शनरी निकाली, डिक्शनरी में से उसे समझाया और हर वर्ड पढ़ पढ़ के बताया, और उसके लिए लेटर्स की साउंड भी निकाली, ठीक है। ह्यूमन हिस्ट्री वॉज अ सॉर्ट ऑफ मिस्ट्री फॉर एल्फ, यानी अब एल्फ को तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में ही नहीं पता, उसे तो इंसानी दुनिया के बारे में ही नहीं पता, तो ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में कैसे पता होगा। तो ये चीज़ भी एल्फ नहीं जानता था, तो इसके लिए भी उसे पैट्रिक की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ में उसे ज़रूरत पड़ी पैट्रिक की हेल्प की। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने देख लिया, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, अब पैट्रिक ने उसकी कैसे मदद करी। आंसर लिखेंगे आप, पैट्रिक इन ऑर्डर टू हेल्प द एल्फ डू हिज होमवर्क वर्कड रियली हार्ड ऑन हिज स्टडीज हिमसेल्फ. He stayed awake till late at night studying the subjects in which Elf needed his guidance. Elf demanded more and more books from school library, which Patrick bought and read out loud himself to Elf. Patrick was working tirelessly day and night to help Elf score him A grade in his semester. तो पैट्रिक ने एल्फ की कैसे मदद करी, तो पैट्रिक ने सोचा कि भाई एल्फ की मदद करनी पड़ेगी क्योंकि तभी वो मेरा होमवर्क करेगा, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो उसने बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ क्या की, हेल्प करी एल्फ की, ठीक है। वो देर रात तक जगा रहता था उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए जिसमें एल्फ को उसकी मदद है, मतलब मदद लगेगी। यानी वो दिन रात मैथ को पढ़ता था, इंग्लिश को पढ़ता था, हिस्ट्री को पढ़ता था, और ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स थे जिनमें उस एल्फ को पैट्रिक की मदद चाहिए थी, उन सबको वो दिन रात तक पढ़ता और फिर अगले दिन एल्फ को बताता। तो मतलब एल्फ की मदद करने में ना उसने पूरा सब कुछ पढ़ डाला। एल्फ ने ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स मंगवाने के लिए कहा कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बुक्स चाहिए अब स्कूल लाइब्रेरी से, जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। तो पैट्रिक वो बुक्स लाया। अब उसे रीडिंग करनी नहीं आती एल्फ को, तो पैट्रिक ने वो बुक्स भी रीड करी, उन्हें खरीदा, उन्हें समझा, उन्हें पढ़ा और एल्फ की मदद की। पैट्रिक टायर्डलेसली वर्क कर रहा था, मतलब बेचारा थका भी हुआ था, फिर भी वो वर्क कर रहा था बहुत मेहनत के साथ, दिन और रात लगा रहता था, जिससे एल्फ क्या कर सके, उसके सेमेस्टर में ए ग्रेड ला सके। लेकिन अब देखो पैट्रिक को तो पता ही नहीं कि वो सारा काम खुद से ही कर रहा है, क्योंकि देखो एल्फ ने क्या किया उसके लिए, एल्फ ने तो बस बताया कि भाई मुझे बुक चाहिए, पढ़ी, किसने पढ़ी, पैट्रिक ने पढ़ी, सारा काम पैट्रिक ने खुद ही किया। तो देखिए क्वेश्चन 6 है, हु डू यू थिंक दैट पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो देखिए आपको क्या लगता है कि पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद से किया या उसका होमवर्क उस एल्फ ने किया।
और आपको ऐसा क्यों लगता है, आंसर में आपको रीजंस भी बताने हैं। तो आंसर देखो, पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क। सबसे बड़ा ट्विस्ट इस कहानी का एंड में यही निकल कर आया कि पैट्रिक ने खुद से अपना होमवर्क किया। द एल्फ वॉज एज इफ द गॉड्स मीडियम टू टीच हिम अ लेसन। दो unknowingly, Patrick worked very hard day and night in order to guide and assist to the elf in subjects like English, mathematics, and human history. In the process, he developed the practice of working hard for himself and his studies. तो देखो क्या हुआ कि देखो पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद से किया। कैसे किया? देखिए, उसने तो बोला, कहानी में तो ये बोला गया है, और पैट्रिक ने भी तो यही विश मांगी थी एल्फ से कि वो एल्फ जो है वो होमवर्क करेगा पैट्रिक का। लेकिन एल्फ को तो कुछ पता ही नहीं था, तो सारी हेल्प किसने करी? पैट्रिक ने करी। मतलब A to Z हेल्प पैट्रिक ने करी। तो क्या हुआ, एक तरीके से पैट्रिक ने अपना ही होमवर्क खुद से ही किया सारा, क्योंकि एल्फ ने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उसको तो कुछ आता ही नहीं। तो एल्फ एक तरीके से भगवान का साधन था पैट्रिक को सबक सिखाने के लिए। पैट्रिक पहले एक बिगड़ा हुआ लड़का था, लेकिन अब उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने खुद का पूरा होमवर्क कंप्लीट कर दिया, ये सोचते हुए कि भाई एल्फ मेरा होमवर्क कर रहा है, जबकि एल्फ ने तो कुछ किया ही नहीं। और बिना जाने हुए पैट्रिक दिन रात लगा रहा और उसने इतना सारा चीज़ जो है पढ़ डाली, ये सोचते सोचते कि मैं एल्फ की मदद कर रहा हूँ। एल्फ मेरी मदद नहीं कर रहा, मैं एल्फ की मदद कर रहा हूँ, एल्फ मेरा सारा काम कर रहा है। लेकिन नहीं, पैट्रिक तो खुद ही अपना सारा काम कर रहा था। उसने दिन रात इंग्लिश, मैथमेटिक्स और ह्यूमन हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में एल्फ की बहुत मदद करी और दिन रात उन्हें पढ़ता रहा। इन द प्रोसेस ही डेवलप द प्रैक्टिस। अभी देखिए, इस प्रोसेस में उसे क्या होगी, एक प्रैक्टिस पड़ गई, आदत पड़ गई इतना पढ़ने की, है ना। मतलब उसे ये आदत हो गई क्या करने की, वर्किंग हार्ड, यानी मेहनत करने की, अपने लिए मेहनत करने की उसे प्रैक्टिस हो गई इस प्रोसेस में, और स्टडी करने की। ठीक है, तो इससे उसे पता भी नहीं चला, जबकि उसने सारा काम खुद ही करा, है ना। तो ये कहानी के एंड में बोला गया था आपसे कि पैट्रिक डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया। अब देखो यहाँ पर आपका दूसरा स्टार्ट होता है, जो कि है वर्किंग विद लैंग्वेज। इसमें क्वेश्चन 1 देखिए, fill in the blanks in the sentences below with the words or phrases from the box. You may not know the meaning of all words. Look such words up in the dictionary or ask your teacher. तो देखिए क्या है, आपको क्या करने हैं, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, ये जो आपको नीचे ब्लैंक्स दे रखे हैं ना, इनको आपको फिल करना है। जैसे दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पर दिया गया है, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। देखिए अब यहाँ पर ये जो ब्लैंक है, ये जो डैश है, इसे आपको भरना है। मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर देखो आंसर्स भी भर रखे हैं। तो पहले वाले का क्या आंसर हो जाएगा, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड कोर्स अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, यानी कुछ लोगों को घर के काम करना बोरिंग लगता होगा, लेकिन मुझे घर के काम करना पसंद है। तो ये फर्स्ट वाले सेंटेंस का मीनिंग है। सेकेंड, हु स्टोल द डायमंड, इट इज स्टिल अ डैश। देखिए, हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ डैश, यहाँ आ जाएगा। इनमें से, इन शब्दों में से आप चूज कीजिए, क्या आना चाहिए, आउट ऑफ लक, नहीं, ये तो फिट नहीं बैठेगा। मिस्ट्री, मिस्ट्री एक ऐसा शब्द है जो यहाँ फिट बैठ जाएगा, यानी डायमंड किसने चुराया, ये अभी भी मिस्ट्री है, इज स्टिल अ मिस्ट्री, तो यहाँ पर मिस्ट्री आएगा। उसके बाद थर्ड, दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन इस सेमेस्टर, यहाँ से आपका सेमेस्टर आ जाएगा। इस सेमेस्टर हम लोग एक क्लास एग्जीबिशन करने वाले हैं। इस सेंटेंस का मतलब ये निकल कर आता है। ठीक है, फोर्थ, डैश द एल्फ बिगिन टू हेल्प पैट्रिक, तो इधर आ जाएगा ट्रू टू हिज वर्ड्स द एल्फ बिगन टू हेल्प पैट्रिक, यानी ट्रू टू हिज वर्ड्स का मतलब जैसा उसने कहा ठीक वैसा करते हुए। ठीक है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कह दिया कि मैं तुम्हारा ये काम पूरा करूंगा, आगे जाकर उसने काम पूरा नहीं किया, तो ये तो उसने फिर झूठ बोला पहले कि मैंने काम पूरा करूंगा, प्रॉमिस उसने गलत किया। लेकिन जो लोग काम को बोलते हैं और पूरा भी करते हैं, तो हम बोल सकते हैं ट्रू टू हिज वर्ड द एल्फ बिगिन टू हेल्प पैट्रिक, यानी ट्रू टू हिज वर्ड्स, यानी जैसा उसने कहा एकदम वैसा ही करते हुए उसने मदद भी करी। ठीक है, तो इधर आप ट्रू टू हिज वर्ड्स लिखेंगे। फिफ्थ है, कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, क्या तुम इस वर्ड को ढूंढ सकते हो डिक्शनरी में, तो लुक अप, यहाँ आएगा लुक अप, क्या तुम इसे खोज सकते हो डिक्शनरी में। Sixth, I started early to be on time, but I was dashed. There was a traffic jam. यानी मैं निकल तो जल्दी ही गया था, but I was out of luck. किस्मत खराब थी क्योंकि ट्रैफिक जैम लग गया। फिर
पहुंचा तो लेट ही। 7th, she says she's got a lot of books but dash I think most of them are borrowed। यानी उसने बोला कि उसके पास बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन बिटवीन यू एंड मी मैं सोचता हूँ कि वो सारी की सारी बोरोड हैं। ओके, ऑलरेडी ली हुई हैं, बोरोड ली हैं, उधार में ली हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो हैं इन ब्लैंक्स को भरेंगे। ओके, तो फर्स्ट वाले ब्लैंक का आंसर है कोर्स, सेकंड का है मिस्ट्री, थर्ड वाले ब्लैंक का सेमेस्टर, फोर्थ का ट्रू टू हिज वर्ड्स, फिफ्थ का लुक अप, सिक्स्थ का आउट ऑफ लक एंड सेवंथ का बिटवीन यू एंड मी। ओके, चलिए अब आगे आपका आता है स्पीकिंग। इसमें देखो, इसमें क्या दिया गया है आपका क्वेश्चन 1, इन द स्टोरी पैट्रिक डज डिफिकल्ट थिंग्स ही हेट्स टू डू बिकॉज द एल्फ प्रिटेंड्स ही नीड्स हेल्प। हैव यू एवर डन समथिंग डिफिकल्ट और फ्राइटनिंग बाय प्रिटेंडिंग अबाउट इट इन सम वे, टेल योर क्लासमेट्स अबाउट इट। अब देखो, ये तो स्टूडेंट्स आपका क्लासमेट्स को बताने वाला वर्क है, ये आप बुक में नहीं करेंगे बिकॉज ये ऐसा वर्क है जो आपको बुक में नहीं करना है। यहाँ बोला ही गया है कि अपने क्लासमेट्स से इस बारे में चर्चा करो, इस बारे में उनको बताओ। तो जैसे स्टोरी में आपको पैट्रिक नाम का बच्चा था, है ना, बॉय था। अब वो बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें करता है जो उसे पसंद नहीं थी करनी। क्यों करनी पड़ती हैं उसको? क्योंकि एल्फ ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे तो कुछ आता ही नहीं। यानी एल्फ पैट्रिक से ये बोलता है कि भाई मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो पैट्रिक ही उसका सारा काम कर देता है अनजाने में। हैव यू एवर डन समथिंग डिफिकल्ट और फ्राइटनिंग बाय प्रिटेंडिंग अबाउट इट इन सम वे, यानी क्या आपने कभी कोई डिफिकल्ट या फिर बहुत डरावना काम किया है उसे कुछ और प्रिटेंड करके? जैसे आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको डर ही नहीं लगता, लेकिन आपको बहुत डर लग रहा है और आप वो काम कर भी रहे हो। तो ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको अपने क्लासमेट्स से चर्चा करनी है, इस बारे में क्लासमेट्स को बताना है। और से व्हाट यू फील अबाउट होमवर्क, द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द बॉक्सेस में हेल्प यू, डू यू थिंक इट इज़ यूजफुल इवन दो यू मे नॉट लाइक इट, फ्रॉम form pairs and speak to each other. For example, you may say, I am not fond of homework. Your partner may reply, but my sister helps me with my lessons at home and that gives a boost to my marks. और यहाँ पर ब्लैंक्स में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? सबसे पहले जो हमने ऊपर वाला पार्ट पढ़ा, इसमें तो मैंने आपको बताया कि क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि क्या आपने कोई काम किया है, ये प्रिटेंड कर कर कि आप उसे करने, मतलब जैसे मान लो, जैसे मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, आप किसी काम को करने में आपके लिए वो काम डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ सामने ऐसा बिहेव कर रहे हो कि नहीं वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है और उस काम को जाके कर रहे हो। तो यानी किसी काम को करना ऐसा प्रिटेंड कर कर, कुछ अलग प्रिटेंड कर कर आप उस डिफ़िकल्ट या फ्राइटनिंग टास्क को कर रहे हैं। ठीक है, या तो अगर आपने कुछ ऐसा किया हो तो इसके बारे में अपने क्लासमेट से चर्चा करना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आपको अपने होमवर्क के बारे में आप कैसा फील करते हो ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो क्या आप सोचते हैं कि होमवर्क यूज़फुल है? चाहे आप उसको पसंद करते हो या ना करते हो, आपको होमवर्क करना पसंद हो या ना हो, लेकिन आपको अंदर से ये फीलिंग है कि भाई होमवर्क यूज़फुल है। चाहे आप ना पसंद करते हो, लेकिन आपको करना पड़ता है क्योंकि वो यूज़फुल है, आगे जाकर वही काम आएगा, उससे आपके रिवीजन होता है ना। तो या फिर आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद होमवर्क करना और आपको लगता है बहुत बेकार काम है, होमवर्क नहीं करना चाहिए, तो आप अपनी फीलिंग्स यहाँ पर शेयर करेंगे कि आप क्या फील करते हैं होमवर्क को लेकर। और इसके बारे में आप कैसे बता सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे बता सकते हैं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ होमवर्क, यानी मैं तो होमवर्क का फॉन्ड ही नहीं हूँ, मुझे तो होमवर्क बिल्कुल नहीं पसंद। आपको ये भी चीज़ लिखनी नहीं है, अपने दोस्तों के साथ बात करनी है। आपका पार्टनर फिर क्या बोलेगा, लेकिन मेरी सिस्टर तो मेरे लेसन्स में मदद कर देती है घर पर और इससे मेरे मार्क्स को भी बूस्ट मिलता है, यानी मेरी सिस्टर है वो मेरी हेल्प कर देती है तो मेरे मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं और मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बातें कर सकते हैं। और यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का यूज़ करके आप बातें कर सकते हैं, जैसे बी फॉन्ड ऑफ या नॉट बी फॉन्ड ऑफ। जैसे उसने बोला पिछले सेंटेंस में जो एग्जाम्पल दिया गया था, यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल दिया गया था उसमें बोला था आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ होमवर्क। तो फॉन्ड का मतलब पसंद, लेकिन नॉट फॉन्ड का मतलब ना पसंद। ठीक है, तो मुझे होमवर्क करने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, शौक नहीं है, नॉट फॉन्ड ऑफ। ठीक है, तो फॉन्ड वर्ड का यूज़ कर सकते हो, टेक का यूज़ कर सकते हो, डेवलप अ लाइकिंग फॉर, नॉट अपील टू, मतलब बहुत सारे शब्द हैं। डेवलप अ लाइकिंग फॉर, ठीक है, नॉट डेवलप, और अपील टू, बी कीन ऑन, हैव अ टेस्ट फॉर,
सपोर्ट, असिस्ट, विद द एड ऑफ, हेल्प, टू बी बून, गिव अ बूस्ट टू। तो इन सारे शब्दों का यूज़ करके आप एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से और आप, ठीक है, दोनों आप लोग बातें कर सकते हो इन शब्दों का यूज़ करके। अब राइटिंग, अब ये पार्ट जो है राइटिंग का आ जाता है, इसे आपको लिखना है। इसमें क्वेश्चन 1 है, दिस स्टोरी हैज़ अ लॉट ऑफ राइमिंग वर्ड्स। इस स्टोरी में बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स थे, तुकांत शब्द थे। एज अ पोएम डज, जैसे कि कविता में होते हैं, लेकिन ये तो एक कहानी है, कहानी में भी काफ़ी राइमिंग वर्ड्स थे। कैन यू राइट आउट सम पार्ट्स ऑफ इट लाइक अ पोएम सो दैट द राइम कम्स एट द एंड ऑफ सेपरेट लाइन्स। अब देखिए, कहानी लिखी हुई है तो कहानी को आप पोएम के तौर पे लिख सकते हो। जैसे ये पूरी कहानी है, कहानी के बीच में 2 लाइन ऐसी आई जिनमें एंड में राइमिंग वर्ड थे और वो 2 लाइन कहानी की पोएम जैसी लग रही हैं। तो कहानी की ऐसी लाइन लो जो कि पोएम जैसी लग रही हो और जिनकी एंड में तुकांत शब्द आ रही हो, और उनको आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर आप क्या लिखोगे? देखिए, कहानी में ऐसी कौन कौन सी लाइन्स आई थी? टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल, ठीक है, ये एक लाइन थी। डॉल और ऑल, इसमें 2 राइमिंग वर्ड्स थे। सेकेंड लाइन क्या थी पोएम में, सॉरी स्टोरी में सेकेंड लाइन कौन सी थी जो कि पोएम जैसी लग रही थी? ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेज एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेज। तो विचेज और ब्रिचेज ये दोनों हमारे राइमिंग वर्ड हैं, राइट। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। तो यहाँ पर देखिए कैट और दैट, दीज आर राइमिंग वर्ड्स। एंड देन अगर आप देखें, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क अंटिल द एंड ऑफ द सेमिस्टर दैट्स 35 डेज। तो ये भी एक पोएम राइमिंग वर्ड आ रही हैं इसमें, है ना, और ये भी एक पोएम जैसी लग रही है। उसके बाद इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, ठीक है। तो डेज और एज, ये 2 लाइन, only if you do all my homework until the end of the semester that's 35 days, if you do a good enough job I could even get A's, ठीक है। तो ये लाइन, ये जो लाइन है ये भी राइमिंग वर्ड जैसी लग रही है, इसमें डेज और एज जो है मैच कर रहे हैं, है ना। फिर he kicked his legs and doubled his fist and he grimaces and scolded and pursed his lips, oh am I cursed but I will do it, ठीक है। help me he should say and Patrick would have to help in whatever way। अब यहाँ से और वे, these are matching, these are rhyming words। उसके बाद 7th लाइन कौन सी आई है? no what's even better look up the world and sound it out by each letter। 8th लाइन ऐसी आई है, here sit down beside me you simply must guide me। यहाँ पर देखो ये जो है राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं इसमें, beside, guide, है ना। तो अगर आप आगे बढ़ते जाओगे ना तो यहाँ मैंने बहुत सारे आंसर्स हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे इसमें राइमिंग वर्ड्स आए हैं। देखिए सारे के सारे दिखा देती हूँ। यहाँ थोड़ी नंबरिंग गलत होगी, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद आई थिंक नंबरिंग सही है। देखिए 11, 12, 13, 14, यानी इस पूरी स्टोरी में टोटल 14 लाइन्स हैं जो कि राइमिंग वर्ड से भरी हुई हैं, पोएम जैसी लग रही हैं, ठीक है। तो इन लाइन्स में से अगर आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में लिखा है कि आपको क्या करना है, कुछ पार्ट लिखने हैं, सम पार्ट्स, ठीक है। आप पूरे जो मैंने इतने सारे दे रखे हैं सब मत लिख देना, आप स्टार्टिंग के 3 लिख दीजिए या फिर आप चाहें तो स्टार्टिंग के 2, ये इतना लिख दीजिए आंसर में, ठीक है। तो इतना आप आंसर में लिख दीजिए, ये आपके लिए एनफ रहेगा, ठीक है। इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए एनफ है। एंड दिस इज़ योर आंसर नंबर 1, ओके। दिस 1, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 2 देखो, लुक एट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आपको देखना है। टू बोरिंग ही सेड क्लीन हिज रूम डिड हिज कोर्स। टू बोरिंग ही सेड क्लीन हिज रूम डिड हिज चोर्स, ठीक है। When we speak, we often leave out words that can easily be guessed. We do not do this when we write unless we are trying to write as we speak, as in the story. So if we were to write carefully, we would say homework is too boring, he said. He cleaned his room and did his chores, है ना, सॉरी chores। तो क्या बोला गया है कि क्या होता है, वी ऑफन लीव आउट वर्ड्स दैट कैन ईजिली बी गेस्ड। कभी कभी हम सेंटेंस लिखते हैं और उसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्द हम लिखना भूल जाते हैं जो कि कोई भी अंदाजे से बता सकता है कि हम क्या शब्द लिखना भूल गए हैं, ठीक है। जैसे फ्लाइंग अ काइट, मैंने यहाँ पर एक लिखा सेंटेंस फ्लाइंग अ काइट। फ्लाइंग अ काइट तो कोई सेंटेंस नहीं हुआ, मतलब कुछ तो होना चाहिए। तो आप आगे क्या लिख सकते हैं, शी इज़ फ्लाइंग अ काइट, ठीक है। या चलो
चलो मान लेते हैं मैंने एक सेंटेंस लिखा इज फ्लाइंग अ काइट, मैंने लिखा इज फ्लाइंग अ काइट, तो यहाँ तो आप इजीली गैस कर लोगे कि यहाँ पर शी आएगा या ही आएगा या किसी पर्सन का नाम आएगा, जैसे रमन हो गया, ठीक है, शौर्य हो गया, मतलब किसी का नाम आना चाहिए या फिर ही या शी लगना चाहिए या फिर है ना, यही लगना चाहिए। इसके साथ तो ही या शी लगेगा, ते नहीं लग सकता। ओके, सो ये चीज़ ही और शी तो हम इजीली गेस कर सकते हैं क्योंकि इज फ्लाइंग अ काइट एक अधूरा सेंटेंस है। इसी तरीके से टू बोरिंग ही सेड, ये एक अधूरा सेंटेंस है, यहाँ आएगा होमवर्क इज टू बोरिंग ही सेड। उसके बाद क्लीन हिज रूम डिड हिज चोर्स, अधूरा सेंटेंस है। ही क्लीन हिज रूम एंड डिड हिज चोर्स, ये फुल सेंटेंस है। यहाँ आपको करना क्या है, देखिए यहाँ ये चीज़ थोड़ी गलत लिखी गई है। आपको क्या करना है, इसके बाद अगर आप अपनी बुक खोलकर, अपनी बुक भी साथ साथ खोलिए, यहाँ पर आपको ना इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, वो तो वहाँ पर समझाने के लिए दिया गया था। यहाँ आपका रियल क्वेश्चन है, मोर एंड मोर बुक्स, इसको आपको बदलना है कि यहाँ पर जैसे हमने पीछे देखा कि कुछ हम शब्द छोड़ देते हैं जो कि कोई भी गेस कर सकता है, तो यहाँ आपको बताना है इस सेंटेंस में क्या शब्द छूटा हुआ है, मोर एंड मोर बुक्स, तो आई नीड है यहाँ पर, आई नीड मोर एंड मोर बुक्स, ठीक है, टू रीड। उसके बाद टू डिफिकल्ट, द वर्क इज टू डिफिकल्ट टू बी फिनिश्ड ऑन टाइम, इस तरीके से आप बना सकते हो ना। गॉट अप लेट, मिस्ड द बस, सिंस आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग आई मिस्ड द बस, इस तरीके से पूरा सेंटेंस बन सकता है। सॉल्व द मिस्ट्री, माई सिस्टर हेल्प मी एंड वी सॉल्व द मिस्ट्री, इस तरीके से ये बन सकता है, तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डी क्या दिया गया है अपनी बुक में, देखो डी लिखा होगा इधर, ठीक है। So look at this cartoon by R.K. Lakshman. Read the sentences given below the cartoon. Discuss the following questions with your partner. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बच्चा कुछ पढ़ रहा है ना, और ये दोनों जो हैं इस बच्चे को देख रहे हैं। और नीचे देखो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ते हैं इसको, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ती हूँ। गेट ऑन विद योर होमवर्क, द सम्स, द कंपोजिशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड स्टॉप रीडिंग द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। देखो ये बोल रहे हैं कि बच्चे से बोल रहे हैं कि चलो अपना होमवर्क फटाफट करने बैठो, जो सम्स है, जो कंपोजिशन है, जो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को पढ़ना बंद करो, यानी कानून चाइल्ड लेबर के खिलाफ इस चीज़ को पढ़ना बंद करो। सो अब जैसा हमने पिक्चर देखी तो पूछा गया है व्हाट इज इट अबाउट, ये चीज़ किसके बारे में है, तो आंसर लिखोगे ये पिक्चर एक चाइल्ड के बारे में है जो कि एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ रहा था इसके स्कूल की टेक्स्ट बुक से अलावा। पेरेंट्स जो हैं वांट डायरेक्ट एंड चाइल्ड टू फिनिश हिज होमवर्क एंड स्टिक टू बुकिश नॉलेज, ठीक है, उसके पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि वो बुकिश नॉलेज ही ले और अपना होमवर्क कंप्लीट करे, ठीक है, लेकिन वो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ रहा था, वो तो एक अच्छी बात थी। उसके बाद है डू यू फाइंड इट फनी, इफ सो वाई, क्या आपको ये फनी लगा, क्यों लगा। द पिक्चर इज़ फनी, पिक्चर तो फनी है, लेकिन रियल लाइफ में कभी ना कभी घर पर एक बच्चे को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखिए क्या होता है, बच्चा खुल के जो पढ़ना चाहे वो नहीं पढ़ पाता, उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि होमवर्क करो, स्कूल की बुक पढ़ो, अब वो कोई और स्कूल के अलावा जो बुकिश ज्ञान है उसके अलावा कुछ और ज्ञान लेना चाहता है, तो पेरेंट्स बोलते हैं स्कूल की बुक पढ़ो, पढ़ाई करो। तो बुकिश नॉलेज लेने से अच्छा कि हम मतलब बुकिश भी लीजिए लेकिन बाहर की नॉलेज भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग नॉलेज भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्कूल का जो बर्डनसम होता है, बर्डनसम होमवर्क मिलता है, उसमें ही बच्चे जो है बंधे रह जाते हैं और पेरेंट्स की विशेस के अकॉर्डिंग ही उन्हें सब करना पड़ता है। कभी कभार, मतलब ज़रूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा ही हो। उसके बाद है डू यू थिंक अ कार्टून इज अ सीरियस ड्राइंग, वाई और वाई नॉट, क्या आपको लगता है कि ये कार्टून जो है सीरियस ड्राइंग है, अगर आपको लगता है तो क्यों लगता है, और अगर नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता। तो देखिए कार्टून इज नॉट अ सीरियस ड्राइंग, कार्टून सीरियस ड्राइंग नहीं है, बट जो मैसेज दिए गए हैं उस कार्टून के थ्रू वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सीरियस नेचर है ना, उसे हम थोड़ा सीरियस मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पेज था एंड यहीं पर हमारी कंप्लीट होती है ये एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन रहता है कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर 1 जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।